कुछ थोड़ी सी पार्ट रिकॉर्डिंग मिस हो गई है। तो अब आप इसको ध्यान रखो, ये हर जगह हेल्प करेगा। मैं शायद पहले बोला है कि नहीं बोला है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट काइनेमेटिक्स से लेकर के और कहीं पर भी एवरेज वैल्यू पूछे आपसे, तो ये कंसेप्ट अगर आप समझ जाते हो तो आप एवरेज फिजिक्स में और मैथ्स में कहीं भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम 4 into t cube, सिंपल सा है। और मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, मान लो 0 से 2 सेकंड्स के बीच में मुझे वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू चाहिए। ये जनरलाइज है, जिसका एवरेज चाहिए वो क्वांटिटी, तो मुझे वेलोसिटी का एवरेज चाहिए 4t क्यूब इंटू dx की जगह dt, इसको 0 से 2 इंटीग्रेट किया एंड डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0। समझ पा रहे से नहीं? यस सर। यस सर। अब इसको जनरलाइज करना होगा। एक्सेलरेशन का ग्राफ या इक्वेशन, एक्सेलरेशन इज 5 sin of 4t, कुछ भी, कोई भी फंक्शन। अब इसकी एवरेज वैल्यू चाहिए आपको, मान लो सपोज दैट 0 से लेकर के और 2 सेकंड्स के बीच में इसकी एवरेज वैल्यू, तो भी सेम कंसेप्ट। एवरेज ऑफ एनी वेरिएबल फंक्शन, किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना है मुझे, उसका इंटीग्रेशन करना होगा। लिमिट्स जैसी दी जाएंगी क्वेश्चन में और डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0। इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर रहे बिकॉज वो हमारा प्रेजेंट टॉपिक नहीं है। प्रेजेंट टॉपिक में हमको कोई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की एवरेज नहीं पूछी जा रही है। मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ कि जो आप बार चार्ट के थ्रू एवरेज निकालते हो, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एक सबको समझ में आता है। तो जो काम आप बार चार्ट में करते हो वही काम हम लोग कैलकुलस में वाया इंटीग्रेशन करते हैं। अब रहेगा ध्यान, ये मतलब इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, ये अलग से फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है कि इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, इसका एवरेज कैसे निकालेंगे। जिसका भी एवरेज निकालना हो ऐसे ही निकालो ना, जिसका भी एवरेज निकाल लो। यहाँ पर वाई है, कुछ भी हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। अरे, तो इस चैप्टर में इसका यूज कहाँ पर है, मुझे देखो इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो एसएचएम आप पढ़ रहे हो, उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में बिल्कुल एंड पे, लास्ट क्लास का बिल्कुल एंड साइड जब आ गया था, तो एक रिजल्ट डिस्कस किया था हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी को लेकर के, और वो कुछ इस टाइप का बना था, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ऐसा कुछ बना था। यस और पोटेंशियल एनर्जी का भी एक टर्म बना था ऐसे कुछ, हाफ m ओमेगा हाफ स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस प्लस एक और टर्म था पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम। u at equilibrium। इसको फिलहाल तो मैं 0 मान के चल रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट इसको 0 मान के चल रहे हैं, नहीं भी होगा तो देख लेंगे बाद में, बट इसको अभी के लिए 0 मान लेते हैं। और जो आपका ये ऑसिलेशन या फिर वेव, ये ध्यान रखना आप, जो भी आपका ये चैप्टर पढ़ोगे ना आप, ऑसिलेशन या इसके बाद के वेव के चैप्टर में, इनमें दो बातें होती हैं थ्रू आउट फिजिक्स। दो बातें की जाएंगी, एक पोजीशन यानी स्पेस की बात की जाएगी और एक टाइम की बात की जाती है। इनफैक्ट पूरे फिजिक्स में यही दो बातें हैं, पूरी फिजिक्स स्पेस और टाइम को लेकर के चलती है। ये पोजीशन के फंक्शंस हैं या फिर टाइम के फंक्शंस हैं? पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी पोजीशन का फंक्शन, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन का फंक्शन। ऐसे में जो एवरेज आएगा उसको हम बोलेंगे स्पेस एवरेज वैल्यूज। स्पेस एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं। स्पेस एवरेज वैल्यू का मतलब हुआ अगर कोई फंक्शन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, जो कि x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, पोजीशन डिपेंडेंट किसी भी फंक्शन के लिए एवरेज वैल्यू निकालनी है अगर आपको, तो कहलाएगी स्पेस एवरेज वैल्यू।
और टाइम डिपेंडेंट फंक्शन की एवरेज वैल्यू जब निकालोगे तो वो कहलाएगी टाइम एवरेज वैल्यू। तो ये स्पेस एवरेज वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं काइनेटिक एनर्जी की और स्पेस एवरेज वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की, क्या बनेगी? स्पेस एवरेज वैल्यू फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड द स्पेस एवरेज वैल्यू फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। और ये मेरा गोल्डन रूल है, किसी का भी एवरेज निकालने के लिए यही रूल चलेगा। तो जब मुझे काइनेटिक एनर्जी की एवरेज निकालनी होगी तो मुझे काइनेटिक एनर्जी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, which means integration of the kinetic energy function into dx। और मैं ये एवरेज निकालने जा रहा हूं इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट तक, स्पेस एवरेज वैल्यू फ्रॉम इक्विलिब्रियम टू द एक्सट्रीम पॉइंट। मतलब कि लिमिट क्या रखेंगे अगर इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम तक की बात हो रही है, जीरो से फ्रॉम द जीरो इक्विलिब्रियम टू पॉइंट टू द एक्सट्रीम पॉइंट। जीरो से जीरो से ए तक। ए तक, ये समझ आए? मतलब y which can be a function, y कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो y की जगह मैंने काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन चूज किया है और dx की जगह dx रखा, उसकी लिमिट्स रखी एंड डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब कि कैपिटल E। इसके आगे का काम आपको करना है, इंटीग्रेशन आपको करनी है और क्या रिजल्ट आता है वो बताना पड़ेगा सॉल्व करके इसका आंसर। एंड देन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जब जाओगे तो भी इंटीग्रेशन ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन यानी कि 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर इंटू dx, इसको भी 0 से a इंटीग्रेट करना है और डिवीजन में इसमें भी a माइनस 0 आएगा और इसकी क्या वैल्यू आ रही है? इसके सर आगे एक आपको चीज क्या- पूछनी 2m omega square by 6a। पूछो जिसको सर। पूछना है। हाँ, सर यहाँ पे प्लस माइनस ए से कोई मतलब नहीं है ना सर? कौन सा प्लस माइनस है? सर मतलब लिमिट्स की बात कर रहे हैं मैं सर। नहीं नहीं सर ये हम 0 से प्लस a की बात कर रहे हैं ऐसे मान लो, तो क्या आंसर आएगा? हाँ जी बताओ। सर काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू 2a क्यूब बाय 3। नहीं a क्यूब नहीं आएगा, नीचे भी एक a है यस सर, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर हो जाएगा। और हाफ तो नहीं आ रहा होगा यार, टर्म हाफ का नहीं आएगा। 1/3 आएगा। हाँ, इसका इंटीग्रेशन जब करोगे ना a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx का इंटीग्रेशन करोगे जब, तो ये 1/2 नहीं बचेगा, कुछ और हो जाएगा। सेम चीज सर, मैंने 2a क्यूब बाय 3 अलग से भी होता है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि इसका इंटीग्रेशन ध्यान से करो आप। और प्लस इस चीज को कहीं ऐसी जगह लिख लेना जिसपे बार बार नजर पड़े, क्योंकि इससे क्या होता है कि एवरेज का फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा तुम्हें। और ये कैसे डेवलप हुआ ये भी देख लो, तो पूरा पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। वेट कर रहे हैं बच्चा लोग, बताओ इसका। तो दूसरे वाले में 1/6 का टर्म आ रहा है। हम्म, यस सर, m ओमेगा स्क्वायर के साथ। हाँ 1/6 आएगा, ठीक है। दूसरे वाले में आएगा, पहले वाले का बताओ ना, मेन प्रॉब्लम तो यहाँ थी। पहले वाले 1/3 हो गया, 1/3 तो m 1/3 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का यस यस सर। सर। मतलब स्पेस एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 1/3 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर and the space average value for the potential energy is 1/6 m omega square a square। ये आप लोग कह रहे हो ना? यस सर। यस ठीक, राइट, सही। अब बात करते हैं टाइम एवरेज वैल्यू। टाइम एवरेज वैल्यू तो देखो, अगर हम ये मान लें कि हमारा जो SHM है, इफ SHM स्टार्ट्स एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये मान के चल रहे हैं SHM अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से स्टार्ट हुआ। आप बताओ कि पोजीशन की क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ पर, जो जनरलाइज इक्वेशन थी उसके हिसाब से क्या बनेगा ये? a sin ओमेगा t। ए साइन ओमेगा टी।
right. So x will be a into sin of omega into t. इसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगा? फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ओमेगा स्क्वायर ए half sin स्क्वायर ओमेगा m टी ओमेगा स्क्वायर और x स्क्वायर की वैल्यू ए x स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t, ये हो गई x स्क्वायर की वैल्यू। और काइनेटिक एनर्जी में हाफ m ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी और a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जब रखेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी। x की इक्वेशन लाएंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर्स आ जाएंगे मेरे। अब ये फंक्शन ऑफ टाइम आ गए, तो टाइम एवरेज वैल्यू फॉर काइनेटिक एनर्जी, इसको निकालने के लिए अभी वो इरेज हो गया, बट एवरेज का जो कंसेप्ट था हमारा कि एवरेज वैल्यू जब भी निकालनी होती है किसी फंक्शन की तो उसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू चाहिए, तो मैं इंटीग्रेट करूंगा काइनेटिक एनर्जी के फंक्शन को, यानी ये वाले फंक्शन को हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t को। और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे? टाइम टाइम के रिस्पेक्ट में इनटू dt लिमिट्स। तो ये इंटीग्रेशन मैं पूरे एक साइकिल के लिए करने जा रहा हूँ। 0 से कैपिटल और टी 0 से one cycle. कैपिटल टी वन साइकिल मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन। तो 0 से एक ऑसिलेशन का टाइम होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन। एंड यहाँ पर जैसे x2 माइनस x1 था, उसकी जगह पर लिखा जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा माइनस 0। अभी छोड़ देंगे, भी इसको भी करेंगे नहीं, ठीक है, इसकी वैल्यू भी निकालेंगे नहीं। मैं इसका रिजल्ट बता दे रहा हूँ, टाइम अभी कम है इस वजह से। ये आंसर आएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, आंसर ये आएगा इसका। एक्चुअली साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यूज बराबर मिलेंगी आपको, यस सर, हाफ होती है। हाफ होती है, तो पोटेंशियल भी उतना ही आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का भी एवरेज, क्योंकि उसमें सिर्फ ये होगा, यहाँ कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर बनेगा। पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज निकालते वक्त यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बट क्योंकि इस इंटीग्रेशन में टाइम लगेगा अभी सॉल्व करने में, इसको कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले से चेंज होगा। कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करोगे कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले से, तब जाकर के ये सब इंटीग्रेट होते हैं। बाकी ये बात कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है, ये दूसरे तरीके से प्रूफ हो सकता है बाय ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। हम सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सबको पता है। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू ये 1 के बराबर ही आएगी। राइट हैंड साइड तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एवरेज भी उतना ही मिलेगा आपको। और इतना तो बेसिक आइडिया तुम सबको होना चाहिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो सेम वैल्यूज के बीच में रहता है। यस सर यस तो फिर एवरेज में ये और ये बराबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जब साइन 1 होगा तो कॉस 0 होगा, लेकिन जब कॉस 1 होगा तो साइन 0 हो जाएगा, तो इनका एवरेज बराबर निकलता है। और जब दोनों की एवरेज वैल्यू बराबर मिलेगी तो वो हाफ हाफ हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं भी? ये तो बेसिक sir. आइडेंटिटी से भी हो जाएगा, Yes. इसमें कौन सी इंटीग्रेशन की जरूरत है? यस सर। लिख दिया है फॉर्मेलिटी करने के लिए जस्ट, बट थोड़ा सा दिमाग लगा रहे तो यहीं से आंसर आ जाता है कि यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, यहाँ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, दोनों का एवरेज 1/2 आता है। तो ये 1/2 यहाँ पर 1/2, इसलिए आंसर में 1/4 लिख रहा हूँ। पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर यस सर यस सर यस सर। लोचा हो रहा है यहाँ पर। क्या लोचा होगा जानते हो आपका?
टाइम एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो भी 1/4 m ओमेगा स्क्वायर e स्क्वायर है। तो जितनी जल्दीबाजी में आप लोग यस कर रहे हो ना, एक्चुअली सच्चाई बताऊं, इससे मुझे एक बात का तो पूरा यकीन हो गया है कि आपने अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी होगी तो वो समझ नहीं आई होगी 100%। यस सर, नहीं वो सर। पार्शियल डिफरेंशिएशन बहुत लंबी इक्वेशन होती है। तो बहुत डेल तक चली गई थी वो तो फिर। नहीं, उससे बात नहीं है। देखो प्रॉब्लम क्या है कि आप या तो फिर इसको बहुत हल्के में ले रहे हो, स्पेस और टाइम की जो कंसेप्ट है ना, इनको बहुत हल्के में लोगे, और इसको हल्के में लेने का मतलब वेव, ऑसिलेशन, कम्युनिकेशन, ये सब आपका जो है आगे चल करके खराबी होना है। देखिए फिजिक्स में ये कहा जाता है कि जो मैसेज होते हैं ना, मतलब चाहे वो किसी भी फॉर्म के मैसेज, आज का तो कम्युनिकेशन का एज है पूरा, तो जो भी चीजें कम्युनिकेट होती हैं वो वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती हैं, Yeah. है ना। और वेव प्रोपगेशन ऑफ डिस्टरबेंस है, ठीक है। तो क्या वेव के अंदर स्पेस और टाइम दोनों की इंपॉर्टेंस नहीं है? सर है। मतलब कोई सर कोई हाँ, है सर। बिल्कुल। है सर। ये एसएचएम का ही, इसीलिए एसएचएम से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग वेव को, कि एसएचएम के थ्रू पहले तो ये समझो कि अगर कहीं पर ऑसिलेशंस हो रही हैं तो इसका मतलब एनर्जी जो है वो पूरे स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि आप एवरेज किसका निकालोगे भाई? किस चीज का एवरेज निकालोगे? सर जो बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो फिर अभी आपको मार्क्स और स्टूडेंट्स का डेटा दिखाया, तो डेटा तो तभी कलेक्ट करोगे ना जब वो डिस्ट्रीब्यूशन हो कहीं पर। तो अगर आप ये कह रहे हो कि एनर्जी का स्पेस एवरेज निकाला है, तो क्या मान लिया जाए कि एनर्जी पूरे स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है यस सर। या किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है वो? डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब अगर कोई चीज ऑसिलेट करेगी तो उसकी एनर्जी एक जगह पर स्टेबल ना हो करके एक स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यस। यस सर। यस ठीक है। बट फिर क्वेश्चन ये आता है कि एनर्जी स्पेस में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो क्या पार्टिकल भी पूरे स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया? पार्टिकल तो एक ही जगह मिलेगा ना आपको, एक टाइम पर एक Yes, पार्टिकल sir. एक ही जगह मिल सकता है, कि एक टाइम पर एक पार्टिकल दो जगह भी मिल सकता है कभी। नो सर, एक ही जगह सर मिले। एक ही जगह मिल सकता है। और अगर उसकी एनर्जी स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी एनर्जी तो पूरे स्पेस में कहीं भी मिल जाएगी आपको। यस सर। ये दोनों आपस में कंट्राडिक्ट नहीं हो रहे। सर हो रहा है। और जो भी आपका ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है, या आगे की जो भी फिजिक्स है, वो सब ये बताती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन अ स्पेस। पता नहीं तुमने लाइनें सुनी है नहीं सुनी है, मतलब अभी तो हमें सर आइडिया भी सुनिए। यस सुनिए सर सर। सुनिए। हाँ, ये सब होता है। तो मैं उधर अभी एंटर नहीं कर रहा, बट मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये जो टॉपिक इस समय आपके सामने है ना, ये इतना भी हल्का टॉपिक नहीं है। ये मैथमेटिकल एंगल से देखोगे तो हल्का है कि इंटीग्रेशन करना है, इस एंगल से तो ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंगल से थोड़ा डिफिकल्ट है कि इसका क्या मतलब आ रहा है कि टाइम एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और टाइम एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये दोनों बराबर बराबर मिले आपको। लेकिन जब आपने यही एवरेज स्पेस वाइज निकाला है तो एक अलग 1/3 आ रहा है और एक 1/6 आ रहा है। मतलब क्या एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन टाइम के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इक्वल एवरेज वैल्यू, और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन पोजीशन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये अनइक्वल आ रहा है। डिफरेंस क्यों आ रहा है ये? यहाँ पर दोनों का एवरेज सेम आ रहा है, यहाँ पर एवरेज में 1:2 का रेशियो बन रहा है। पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू से डबल एवरेज आ रही है काइनेटिक एनर्जी, 1/3 आ रही है, ये 1/6 का डबल। पूछते भी हैं क्वेश्चन, व्हाई द स्पेस एवरेज वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन द स्पेस एवरेज वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। जबकि यहाँ ऐसा नहीं हो रहा।
सर एक बार ये चीज फिर से बता दीजिए। नहीं, हम तो पूछ रहे हैं, बताया कहाँ नहीं है। हम तो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि स्पेस एवरेज वैल्यू का मतलब पहले आपके दिमाग में घुसा क्या? आपने रट तो लिया, ये सुन तो लिया कि स्पेस एवरेज वैल्यू और यहाँ टाइम एवरेज वैल्यू, मतलब क्या समझ आ रहा है इसका? मतलब ये है कि ड्यूरिंग ऑसिलेशन बोथ द एनर्जीज आर changing with respect to the position, and also both energies are changing with respect to the time. एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है यहाँ पर, ये आपको गलत समझ में आ रहा है। वो जब आप वेव की बात करोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है, वहां पर हम उसको एक दूसरे टॉपिक से पढ़ते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी, इंटेंसिटी, पावर, पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा अभी। यस सर, क्योंकि पार्टिकल टू पार्टिकल भी एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होता है। Right, वो यहाँ नहीं, यहाँ पर क्या है, हाँ, कि अगर आप किसी पार्टिकल के ऑसिलेशन की बात करते हो कि एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, मतलब कि हम x इक्वल टू 0 को कह देते हैं कि ये उस पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एक टाइम पर ये पार्टिकल एक ही पॉइंट पर मिलेगा, इस बात को तो पहले आप समझ लीजिए। यस ये फिर तो पक्का है। वन पार्टिकल, वन टाइम, वन पोजीशन। और एक स्पेसिफिक पोजीशन पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन बनेगा, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व है। तो जब x इक्वल टू 0 पर होंगे, x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट पर जब हम होंगे तो एनर्जी कौन से फॉर्म में आएगी बताइए आप? काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में रिकॉल कर सकते हो, और पोटेंशियल वाले फॉर्म में 0 होगी, E और EU, मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, EP लिख दे रहे, ज्यादा बेटर होगा। तो पोटेंशियल 0 है, काइनेटिक इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। एक्सट्रीम पॉइंट पर, मतलब कि x इक्वल्स टू प्लस a पर, बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पर चले गए। नाउ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम ये कहते हैं कि 0 हो जाएगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू एट द बिल्कुल हाफ एट द एम एक्सट्रीम ओमेगा पॉइंट, स्क्वायर ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। हम लोगों ने एक पिछले क्लास में एक क्वेश्चन किया था कि कौन सा ऐसा पॉइंट आता है जहां पर ये दोनों एनर्जी बराबर होती है। a/√2 A/√2। उस टाइम तो ये सिर्फ एक क्वेश्चन था। a/√2 अप्रोक्सीमेटली 0.707 ए हुआ, 0.707 है, 1/√2 की वैल्यू लगभग इतनी होगी। ये वो पॉइंट है जहां पर आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि ड्यूरिंग ऑसिलेशन जैसे जैसे पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा, पोजीशन बदलेगी, काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशियो चेंज होता चला जाएगा। यहाँ पर वो रेशियो 1:1 का है, मतलब दोनों बराबर है, 50%, हाफ एनर्जी काइनेटिक, हाफ एनर्जी पोटेंशियल। इसके पहले कौन सा एनर्जी ज्यादा होगा? 0.707 से पहले, पोटेंशियल ज्यादा होगा। काइनेटिक का मतलब इन दिस स्पेस, आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी लीड कर रही है पोटेंशियल एनर्जी से, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। और उसके बाद रिमेनिंग स्पेस में, बाकी के स्पेस में आप कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल इज लीडिंग काइनेटिक से। तो ज्यादा स्पेस में कौन लीड कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट 70% ऑफ Kinetic स्पेस का मतलब क्या हुआ? स्पेस मतलब ये लोकेशन, 0 से स्पेस क्या होती है? यस सर, कई एफ सारी डिपेंडेंट। पोजीशंस का एक कॉम्बिनेशन। स्पेस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल पोजीशंस। आपके कमरे में स्पेस है तो इसका मतलब क्या है कि कई सारी पोजीशंस है, वहां पर कहीं बैठ सकते हो।
तो लगभग 70% ऑफ द रेंज 0 से a के बीच 70% ऑफ द स्पेस ऐसा है जहां पर अगर पार्टिकल का ऑसिलेशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और लगभग 30% का स्पेस ऐसा है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। आ रही है बात समझ में? ये Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और क्या रिजल्ट आया था हमारा स्पेस वाले में? किसका एवरेज वैल्यू ज्यादा आया था? Kinetic. काइनेटिक एनर्जी। क्यों आया था ज्यादा? क्योंकि मैथमेटिकली या ज्यादा फिजिकली भी समझ सकते हैं। स्पेस में वो Sir, physically ज्यादा space में ज्यादा वो है पोटेंशियल। Space में ज्यादा most of the time वो kinetic है ज्यादा। टाइम नहीं, टाइम मत बोलना, टाइम नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम The नहीं। most of the space, most of the मैक्सिमम space. पोजीशंस पे हमने देखा, Maximum इसलिए स्पेस के हिसाब से ये कहा। कह सकते हो आप कि मोस्ट ऑफ द पोजीशंस पर काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ड गलत हो जाएगा। यहाँ तो स्पेस की बात हो रही है। हाँ, most of the positions the kinetic energy is more than the potential energy, and that is the reason average of kinetic energy when calculated with respect to the position is more than the average of potential energy. ठीक है पॉइंट? मतलब वो तो मैथमेटिकल रीजन था बच्चा। अगर कभी कल को असर्शन रीजनिंग आएगा तो आप ये थोड़ी लिखोगे कि इंटीग्रेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। फिजिक्स की किसी भी इवेंट का आंसर मैथमेटिक्स नहीं हो सकती ना, मैथमेटिक्स असर्शन रीजन नहीं हो सकता आपका। भाई हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि एवरेज ज्यादा इसलिए था क्योंकि उसमें हमने a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया था और वहां पर एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया था, तो ये कोई बात थोड़ी हो गई। अब आप बात करो, ये पोजीशन a/√2 आपने कही है, मतलब उसी को मैंने 0.707 लिखा है विच इज a/√2, और हम ये मान के चल रहे हैं कि हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, सपोज दैट। तो हमारे लिए x की वैल्यू a sin ओमेगा इंटू टी है, ठीक है, a sin ओमेगा इंटू टी। अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में बात करूं तो यहां पर अगर टाइम की वैल्यू 0 होगी तो यहां तक आते आते टाइम की वैल्यू लगती है टाइम पीरियड का 1/4, टाइम पीरियड का 1/4 π/2 ओमेगा, π/2 ओमेगा पूरे टाइम पीरियड का 1/4 होता ही। यस सर। तो a/√2 पर आने का टाइम निकालो, यहाँ पर x की वैल्यू a/√2 रख के देख लो, π/4 ओमेगा है। π/4 ओमेगा। ठीक है, ये टाइम आएगा π/4 ओमेगा। सर मतलब इक्वल टाइम इंटरवल्स पे Yes, sir, पोटेंशियल और half of the काइनेटिक ज्यादा है। time. समझ गए? Yes, sir. टाइम वाइज हाफ टाइम के लिए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल से ज्यादा है, और टाइम वाइज हाफ टाइम के लिए पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक से ज्यादा है। मतलब टाइम वाइज एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हाफ हाफ हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हाफ हाफ है, आधे टाइम में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा और आधे टाइम में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। बट जब यही डिस्ट्रीब्यूशन आप पोजीशन के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो मोर देन हाफ पोजीशंस पर काइनेटिक ज्यादा है और लेस देन हाफ पोजीशंस पर पोटेंशियल ज्यादा है। अब डिफरेंस समझ में आया आपको दोनों क्यों ऐसा हो रहा था रिजल्ट में? Yes, sir. टाइम एवरेज में काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जीज की सेम वैल्यू होती है बिकॉज हाफ हाफ टाइम चलता है, आधे टाइम काइनेटिक ज्यादा आधे टाइम पोटेंशियल ज्यादा। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं बोल सकते आप। पोजीशन वाइज आधे से ज्यादा पोजीशंस ऐसी हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी ही ज्यादा रहेगी। ठीक है, चलो बढ़िया है। ये Yes, टॉपिक था sir. जो बचा Yes. हुआ था, इसको कंप्लीट करना था। हाँ जी, और अगर आप में से इरडो हो ना तो एक मैं क्वेश्चन रिकमेंड करूंगा, करिएगा जरूर उसको। ऑसिलेशन एंड वेव का है, और
9th प्रॉब्लम, पेज नंबर 154, अगर आपके पास ये वाली है तो, ये पर्पल वाली, अरिहंत वाली। सर क्लास के बाद भेज सकते हैं क्वेश्चन? भैया बुक ले लो, हम भेजेंगे नहीं है। आपसे लगातार इतने दिनों से कहा जा रहा है, आप अरेंज करो बुक। सर पार्टिकल हार्मोनिक ऑसिलेशन वाला 9th में एसएचएम का एक क्वेश्चन है, वो रीड करोगे ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बता रहा हूँ आपको, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी को लिंक किया इसमें, एसएचएम प्लस प्रोबेबिलिटी को मिला दिया गया है। दिमाग खुल जाएगा अगर करोगे तो उसको। सर ये जनरल प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स वाला है ना? हाँ, जनरल प्रॉब्लम, आई दो प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स में। ओके सर, इन्होंने कवर का रंग बदल दिया ना? सर एक बार बुक का मतलब कवर पेज दिखा सकते हैं? ये है कुछ ऐसा है, आई रोडो तो करके अब प्रॉब्लम। तो हरा हो गया। अब ग्रीन कर दिया सर ग्रीन है। वो भी होगा ऑसिलेशन एंड वेव, पेज नंबर 154, प्रॉब्लम नंबर 9। इसको मैं डिस्कस नहीं करने वाला, लेकिन ये आपको बता दिया है कि अगर आपका इंटरेस्ट हो तो देखो इसको, बट इसलिए नहीं डिस्कस करेंगे कि अब पता चला प्रोबेबिलिटी ही नहीं आती आपको, तो हम उसको थोड़ी बताएंगे। सर इस वाली में 154 पेज पे कुछ और ही है। अच्छा, नहीं ऑसिलेशन एंड वेव मिला आपको क्या? मतलब ये एक बता रहा हूँ सेकंड आपको, सर। 4.9 है। सुनिए, जहाँ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाली यूनिट खत्म हो रही होगी, अगर ओल्ड बुक है मतलब ये 4th यूनिट है इनका, 4th यूनिट। सर ओल्ड बुक में क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। 4.9। सर ये कुछ मीर करके है सर। हाँ, 4.9 पढ़ी क्या है, क्वेश्चन नंबर 4.9। सर एक x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t के अकॉर्डिंग हाँ, पार्टिकल एक्टिवेट कर रहा है, वही हाँ, ये वाला। वही है। हाँ, उसमें लिखा होगा एज्यूमिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल। हाँ सर वही हाँ, है। यही वाला क्वेश्चन। चलो बुक लीजिए, हम बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे ना कितने क्वेश्चन भेजेंगे हम, ये बताओ। और ये अब ये हमेशा रहेगा कि नहीं। और एक क्वेश्चन है इसी के बाद है, जस्ट इसके बाद में ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसका जस्ट आफ्टर पे ही एक क्वेश्चन है, वो मैं लिख दे रहा हूँ क्या है, वो 10th क्वेश्चन है। उसमें दो इक्वेशन दी गई हैं, एक x1 बराबर 3 cos ओमेगा t प्लस 5/3, एक तो ये दे रखा है आपको, और उसमें एक और इक्वेशन है x2 की दे रखी है 8 sin ऑफ ओमेगा t प्लस 5/6। ये मैथ्स का टॉपिक है, मतलब एक्चुअली फिजिक्स से बहुत ज्यादा लेना नहीं है इसका। और उसमें ये पूछा गया कि x1 प्लस x2 की क्या वैल्यू बनेगी, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 प्लस x2, ये क्वेश्चन 10th क्वेश्चन एडो का है। और ऐसा क्वेश्चन आपको HCV में भी मिलेगा, जिनके पास HCV है वो प्रॉब्लम नंबर 57 देख सकते हो, प्रॉब्लम नंबर 57। सर ये जो आपने बोर्ड पे लिखा है 4.110 का है? हाँ, 4.10 है, ये 4.10 नंबर है। तो और जिसमें 2 sin 100 हुआ। सुनो तो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, इरडोव अगर आपके पास है तो ये क्वेश्चन है, HC वर्मा अगर आपके पास है तो प्रॉब्लम नंबर 57, सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर, पेज नंबर 256, पेज नंबर 256, क्वेश्चन नंबर 57। मतलब बेसिकली करना क्या है इन सब के अंदर कि मुझे दो फंक्शंस को ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। ये मैथ है, मतलब मुझसे ज्यादा, मतलब फिजिक्स से ज्यादा कहीं ना कहीं ये मैथ्स का टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। तो इसको जनरलाइज करने जा रहा हूँ। सपोज x1 की वैल्यू a1 sin ओमेगा t है और x2 की वैल्यू दी जा रही है आपको a2 into sin ऑफ ओमेगा t एंड प्लस कुछ फाई मान लेते हैं। इस फाई को हम फेज डिफरेंस का नाम देते हैं।
बड़ा आसान है वैसे यार, ये आप अपने लेवल पे करना है। इरडोव का 4.10 इरडोव है, और एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 57। x1 प्लस x2 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम x1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं a1 साइन ओमेगा टी एंड प्लस a2, और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन लगाओ बाय द फॉर्मूला साइन ऑफ a प्लस बी, साइन a कोसाइन b प्लस कॉस a साइन b। तो इस हिसाब से इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं बाय यूजिंग साइन ऑफ a प्लस बी रिजल्ट। तो ये a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, आगे क्या बनेगा इसमें, a2 cos ओमेगा t sin प्लस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का ये रिजल्ट आ रहा है, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा। a2 cos ओमेगा टी एंड साइन ऑफ फाइव, ठीक है, बोलो। ओके है ना, मतलब ये कोई बहुत डिफिकल्ट स्टेप तो है नहीं। यस साइन ओमेगा टी दो बार है, साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी को एक तरफ इकट्ठा करेंगे, a1 प्लस a2 cos फाइव एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी प्लस a2 cos ओमेगा टी और साइन फाइव, सॉरी a2 साइन फाइव एंड cos ओमेगा टी। ये बन गया आपका x1 प्लस x2। तो एक मैथ की, और हम मैथ का एक और रिजल्ट यूज करने जा रहे हैं, और वो कुछ ऐसा होता है, इफ यू हैव a sin थीटा एंड प्लस b cos ऑफ थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्री में इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू दी जाती है। रूट अंडर a ओवर a स्क्वायर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हाँ, आप सबको पता है, मैंने कहा ना पूरा मैथ है ये वैसा ही कुछ है यार। इस पूरे को हम a मान लेते हैं, ये साइन थीटा हो गया, ये b हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, इसी फॉर्म में आ रहा है ये a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। तो यहां से ये कह सकते हो कि x1 प्लस x2 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो अगर मुझे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x1 प्लस x2। सजेस्ट करेंगे क्या बनेगा यार इसको, इसके हिसाब से सर रूट अंडर a1 a1 स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस a2 a2 स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 2 2a1 cos a1 a2 cos 5। मतलब कि ये बन जाएगा a1 प्लस a2 cos फाइव का स्क्वायर और प्लस a2 साइन फाइव का स्क्वायर, जो कि सिंप्लीफाई करने के बाद बन जाएगा रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाइव। ऐसा रिजल्ट तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है मुझे। तो पैरेललोग्राम लॉ के कैलकुलेशन में जैसा था, लग रहा है। पैरेललोग्राम लॉ में। हाँ, ये कुछ जाना पहचाना लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जैसा हो गया। मतलब क्या हो रहा है, x1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इस इक्वेशन के हिसाब से, x1 की मैक्सिमम वैल्यू a1, x2 की मैक्सिमम वैल्यू a2 लेकिन उनके समेशन की मैक्सिमम वैल्यू a1 प्लस a2 नहीं है। x1 has a maximum value a1, x2 has a maximum value a2, sum of x1 x2, तो ऐसा नहीं है कि उसका मैक्सिमम a1 प्लस a2 हो जाएगा। दो SHMs जब भी ऐड होंगे तो उनके मैक्सिमम वैल्यूज ऐड करके टोटल मैक्सिमम वैल्यू नहीं आती कभी, ऐसा कभी नहीं कह सकते आप। और ये एक्चुअली वेक्टर वाला कंसेप्ट हो रहा है। दैट मीन्स ये चीज कभी नहीं हो सकती कि x1 प्लस x2 की मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू x1 मैक्सिमम एंड प्लस x2 मैक्सिमम, ये नहीं हो सकता कभी, पॉसिबल नहीं। हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, हो सकता है फॉर अ वेरी स्पेशल वैल्यू ऑफ 5,
यस सर, वो वेव्स में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाता है। फाई 0 आ जाएगा अगर फाई 0 हो गया तो, बट इसको जनरलाइज नहीं कर सकते आप। मतलब इन जनरल इट इज नॉट इक्वल टू, इन जनरल मे बी इक्वल टू फॉर अ वेरी स्पेशल वैल्यू व्हेन फाई इक्वल टू 0 डिग्री। वो बहुत ही यूनिक केस बन रहा हमारा। अदरवाइज ऐसा नहीं कर सकते कि एक एसएचएम की मैक्सिमम वैल्यू प्लस दूसरे एसएचएम की मैक्सिमम वैल्यू ऐड करेंगे तो कंबाइंड एसएचएम की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, नहीं आएगी। उसका तरीका एग्जैक्टली लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। पहले वाले एसएचएम का मैक्सिमम वैल्यू A1, दूसरे वाले एसएचएम का मैक्सिमम वैल्यू A2, और इन दोनों एसएचएम की ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस में जो डिफरेंस है, जिसको फेज डिफरेंस कह रहे हैं, ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स का काम कर रहा है। मतलब ये रिजल्ट तो वैसे ही हो गया कि दो वेक्टर्स हो गए, एक वेक्टर A1, एक वेक्टर A2, और दोनों वेक्टर के बीच में फाई का एंगल ले लें तो हम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे हैं, यस सर। जनरल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और इसको ही कहा जाता है फेजर मेथड। फेजर मेथड फॉर एडिंग टू एसएचएम्स। फाई को बोलेंगे फेज डिफरेंस। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के आगे का पूरा चीज, मतलब जैसे ये साइन है ना, तो साइन के आगे ये जो कुछ लिखा है ये टेक्निकली कहलाता है फेज ऑफ SHM1, और ये दूसरी वाली चीज कहलाएगी फेज ऑफ SHM2, और इनमें जो डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस है। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के आगे का टर्म है आपका, मतलब ये एंगल एक तरीके से हुआ, साइन या कोसाइन के आगे जो भी टर्म है वो पहले वाले एसएचएम का फेज, ये दूसरे का फेज, डिफरेंस इनमें फाई का है, सो फाई इज द फेज डिफरेंस। और ये मेथड बहुत ज्यादा यूज करेंगे वेव के सुपरपोजिशन थ्योरी में। वेव के अंदर ऐसे कई सारे फिनोमिना हैं जहां पर इस मेथड का यूज किया जाएगा। फेज डिफरेंस, और सिर्फ वेव नहीं, क्लास 12th में ऑल्टरनेटिंग करंट्स एक टॉपिक है, वहां पर ये यूज होगा। क्लास 11th में वेव के चैप्टर में इसको यूज करेंगे, और क्लास 12th में भी इसको यूज करेंगे वेव के चैप्टर में। वेव दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, 11th में साउंड वेव और 12th में लाइट का वेव, लाइट वेव। सो फेजर मेथड का मतलब क्या हुआ आपके लिए? मीनिंग ऑफ फेजर मेथड क्या है? पहले वाले एसएचएम की जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू है उसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करो, दूसरे वाले एसएचएम की जितनी मैक्सिमम वैल्यू है उसको भी एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करो, लेकिन दोनों वेक्टर के बीच में कुछ एंगल रहेगा। वो कैसे डिसाइड करेंगे कि दोनों के बीच में कितना एंगल है? फेज डिफरेंस लिखे। फेज डिफरेंस। अब मैं इसको ना सॉल्व करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन के थ्रू। सर सर एक डाउट है सर, x1 प्लस x2 का एक्चुअल मतलब क्या है? देखिए x1 प्लस x2 का एक्चुअल मतलब यहाँ नहीं आएगा, वो आएगा वेव के चैप्टर में। मैंने पहले बोला था कि ये एक मैथमेटिकल चैप्टर पढ़ रहे हो आप, और एक्चुअल मतलब आएगा वेव के चैप्टर में। जैसे दो लोग बात करें तो दो साउंड वेव किसी तीसरे पर्सन के कानों में जाएगी, और हमको पता है कि हमारे कानों में ना, कहते नहीं है कान का पर्दा बज रहा आपका, तो ईयर ड्रम होते हैं सर। ईयर ड्रम, तो वो एक यस SHM सर। है। तो वो भी तो ऑसिलेट ही करते हैं ना। किसी का साउंड आपके कानों में गिरता है तो आप ऑसिलेट नहीं करते, कान के ईयर ड्रम जो होते हैं, यस सर। यस उसी फ्रीक्वेंसी से। फोर्स ऑसिलेशन होता है ये। तो अगर दो साउंड आपके ईयर ड्रम पे गिरेंगे
तो आपका ईयर ड्रम किस साउंड को रिस्पॉन्ड करेगा? तो दोनों को combinedly दोनों को सर, respond combined करेगा। कॉम्बिनेशन दोनों को दोनों को अलग अलग रिस्पॉन्ड करेगा या दोनों को कंबाइंड करके रिस्पॉन्ड करेगा? तो हमारा ear combine करके Combine करके करके करेगा। अलग अलग करता तो फिर म्यूजिक सुनते समय तबला अलग सुनाई पड़ता, गिटार अलग सुनाई देता, आपको पूरा Yes, म्यूजिक sir. सुनाई पड़ता एक साथ कंपोज होकर के। तो Yes, तभी sir. शोर की आवाज मफल्ड वॉइस आती है हमेशा। राइट, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेशंस। मल्टीपल ऑसिलेशंस, मल्टीपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स व्हेन प्लेड टुगेदर, उनके साउंड, उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज वगैरह होती है, वो सब मिक्स होकर के एक साथ आती है हमारे पास। कंपोज वर्ड बेसिकली कंपोजिशन कब बोलते हो? जब दो चीजें ऐड होती है। Yes, sir. yes sir चलिए मैं इस टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में समझाऊंगा जल्दी से। आप HCV मूव करेंगे, बुक होनी चाहिए साथ में। Yes, sir. है. HCV क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, HCV क्वेश्चन नंबर 55 ऑब्जेक्टिवली करना है। क्या इसके अंदर ऐसा नहीं कहा गया कि आप पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस? यस yes सर sir आ गया है. ठीक, अब ये पार्टिकल आपकी कान का मतलब ईयर ड्रम का एक पॉइंट हो सकता है, और वो दो सिंपल हार्मोनिक मोशन, दो साउंड वेव हो सकती हैं। भाई व्हाइट लाइट भी तो सुपर पोजिशन नहीं है क्या? व्हाइट लाइट के अंदर अगर अलग अलग देखा जाए तो कितने कलर्स हैं? यस सर 7 कलर्स कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन है। तो उसी की तरफ हमारा फंडामेंटल स्टेप बढ़ रहा है अभी। कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम का मतलब एक्चुअली इसका एप्लीकेशन वेव के चक्कर में। सर एनीवे ये आपने x1 और x2 को मतलब डायरेक्टली यही मानते हुए ऐड किया ना कि दोनों सेम डायरेक्शन के हैं? हाँ, तभी तो एक्स से रिप्रेजेंट किया ना, मतलब यस एक सर, कोई यस अलग- सर, ये हाँ, वही थोड़ा सा इन्हीं को कॉम्बिनेशन बोलते भी हैं, बाकी कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है। बाकी जो है ना, अगर ये सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे तो ये कंबाइंड भी नहीं होंगे ऐसे, वो सुपर पोजिशन नहीं कहलाता, फिर वो चीज अलग बन जाती है। उसको वेव के चैप्टर में पोलराइज और अनपोलराइज से डिफरेंशिएट किया जाता है। फिलहाल इसका सुनो, आंसर सुनो यार। 55 में अगर आप देखोगे तो दो एसएचएम दिए गए हैं। एक का एम्पलीट्यूड 3 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड 4 है, मतलब कि एक की मैक्सिमम वैल्यू 3, दूसरे की मैक्सिमम वैल्यू 4, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मतलब कि रिजल्टेंट मैक्सिमम x1 प्लस x2 का जो मैक्सिमम है, इसको ही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कह रहे हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये चीज, इसी फंक्शन को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कह रहे हैं। अब आप बताओ क्या ये सॉल्व करने लायक क्वेश्चन है या नहीं? नहीं है सर. no sir नहीं है ना? बैठ जाओ फिर। अरे मतलब तुम्हारे सॉल्व करने लायक है या नहीं? तुम सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? सर कर ये लेंगे. yes sir हो जाएगा कर लेंगे यस सर, यस सर। सर, A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, 5 दे रखा है। यस सर ठीक, इसके बाद 56 ये प्रोसेस एक्सटेंड भी करने जा रहा हूं मैं। 56 में 3 एसएचएम्स है। ठीक है, क्या उनके एम्पलीट्यूड्स का क्या रिलेशन दिया हुआ है? तीनों के एम्पलीट्यूड का, 3 एसएचएम्स के सर एम्पलीट्यूड तीनों के सेम भी सर सर इक्वल दूसरे का एम्पलीट्यूड्स पहले हैं से 60 डिग्री का और फेज फेज डिफरेंस। 60 का है. दूसरे का 60 पहले से डिग्री तीसरा का तो दूसरे इसका मतलब जानते हो क्या है? अल्टीमेटली तुमको 3 वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए। जो काम 2 वेक्टर के साथ हो रहा है वो 3 में होगा। ये प्रोसेस आप मोर देन 2 में भी लगा सकते हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का मतलब जितने कॉम्बिनेशन कर रहे हो उतने वेक्टर। तो पहले एक ए वेक्टर बनाओ। फेज डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 डिग्री का, यस सर. तो इससे 60 डिग्री एंगल पर एक और वेक्टर, और उससे 60 डिग्री एंगल पर एक और वेक्टर, क्योंकि 3 वेक्टर बनाने हैं मेरे को। 3 एसएचएम है तो 3 वेक्टर बनेंगे, 2 एसएचएम है 2 वेक्टर बनेंगे, 4 एसएचएम देंगे 4 वेक्टर बनाने पड़ेंगे। और अब ये पूरी मैथ सिर्फ वेक्टर की हो गई। इन 3 वेक्टर्स का क्या रिजल्टेंट होगा? रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स। तो ये तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से नहीं आएगा।
कोई और तरीका है इसको निकालने का? मतलब कैसे निकालोगे? सर जैसे हम Component वेक्टर कर में लेंगे, कंपोनेंट sir, करते थे component कर करके सकते हैं। कंपोनेंट मेथड से ऐड आइए। हाँ, कंपोनेंट से ही आएगा। 2 से ज्यादा वेक्टर को ऐड करने के लिए कंपोनेंट्स करने पड़ते हैं। तो आप जरा एक बार करके बताओ ना, ये तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या बनेगा? और यही पूछा भी है तुम्हें, पूछा भी यही है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोशन। क्या बन जाएगा? देखो, वेक्टर वेक्टर के हिसाब से करके देखो। और वैसे इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में ना यार, आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेते अगर 2a हो फॉर दिस जाएगा। पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो मिडिल वाले वेक्टर को छोड़ दें अगर, तो तो 2 का बाकी को, रिजल्टेंट बाकी दोनों का रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में आएगा। हाँ वो तो निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम से। यस सर, 2 का निकाल के तीसरे को नॉर्मल ऐड करना है। हाँ, करो। तो जो ये साइड वाले दो है ना, साइड वाले दो, इनका रिजल्टेंट निकाल लो, ये मिडिल वाले के अलॉन्ग आएगा और वो इसी फॉर्मूले से आएगा, a² + a² + 2a cos 120। सर टोटल 2a आ जाएगा यस सर। की तरफ। मतलब अल्टीमेटली रिजल्टेंट की वैल्यू 2 आ रही है, तीनों को मिला दें अगर तो। यस सर। यस सर। यस राइट। जिनका नहीं आ रहा वो वेक्टर को रिवाइज करे, तीनों का रिजल्टेंट कैसे लेना है वो रिवाइज करे। या तो कंपोनेंट्स करो, या पहले वाले वेक्टर का और लास्ट वाले वेक्टर का रिजल्टेंट इस फॉर्मूले से निकाल दिया जाए और बीच वाला वेक्टर उसमें डायरेक्ट ऐड कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 5-7, क्वेश्चन नंबर 5-7, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5-7 पे आइए, 57 नंबर। ये मेनली वेव में यूज होगा, मैं बता रहा हूँ। ये समझ गए तो वेव के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत आसानी से समझ में आएंगे। टू sin 100πt x1 दे रखा है और x2 की वैल्यू दे रखी है 57 क्वेश्चन में। अभी HCV की बात कर रहे हैं। 2 sin 120 फेज पाई टी। डिफरेंस टाइम पे डिपेंड करेगा ना। हाँ कोई बात नहीं, हमें क्या करना है उससे, हमने तो एक जनरल बात सीखी है। ये चीज वेव में जब पढ़ोगे तो इसको बीट का फिनोमेना बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी, एडिंग टू SHMs ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। हमें उससे कोई मतलब नहीं। पूछा क्या गया ये बताओ आप। Displacement at different times. राइट, मतलब x1 + x2 पूछ रहे हो उसने तुमसे, x1 + x2 की बात कर रहे हैं कि x1 + x2 क्या होगा ये बताइए, और कुछ नहीं कह रहे वो। तो आपको फेज डिफरेंस से करना है करो, नहीं करना है मैथ लगा लो, कोई मना थोड़ी किया है। अरे भाई आपको x1 + x2 करना है कितने टाइम पर, कितने टाइम पहले पर? में 0.0125 सेकंड। हाँ तो 0.0125 सेकंड्स पे करना है ना। तो ठीक है यार, आप x1 की वैल्यू निकाल दो ना। x1 की वैल्यू इस टाइम पर निकालो, कितनी आएगी? x1 at t = 0.125 और प्लस x2 एट द सेम टाइम। खत्म करो क्वेश्चन को, बवाल क्यों करना है इसमें? ये कोई बवाली क्वेश्चन तो है नहीं कि इसको जबरदस्ती हम परेशान करें। भाई आप x1 + x2 कह रहे हो, ठीक है, जो टाइम आप दे रहे हो उस टाइम पर x1 की वैल्यू देखो, उस टाइम पर x2 की वैल्यू देखो, ऐड करके बताओ कितना आंसर आएगा। अब इसको जबरदस्ती फेजर मेथड में क्यों घुसे करके रखो, 0.0125 या रखो टाइम की जगह, देखो x1 कितना आएगा। कितना बन जाएगा? 0.0125 यहाँ ले आओ टाइम की जगह पर।
नहीं आई बात समझ में ये चीज? -√2। हाँ, मतलब ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना यार, इसमें अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। जो भी टाइम दे रहे हैं उस टाइम पर x1 और x2 की वैल्यू अलग अलग देखो कितनी आ रही, अलग से टाइम रख करके। x1 कितना बता रहे हो तुम? -√2 आ रहा है सर। -√2। ठीक है, और x2? x2 भी देख लीजिए, -4। तो वो भी माइनस आ रहा होगा। x1 -√2 बता रहे ना, -√2। यस और x2 देखो, सेम वैल्यू ऑफ टाइम यहाँ रखो, सेम वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम इक्वल टू 0.0125। ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, लेकिन फिर को दो वो नहीं आती है तो फिर बेकार है ये भी। .0125 कैलकुलेटर यूज कर लो मालिक, टाइम की जगह 0.0125 रख करके बताओ क्या बन जाएगा यहाँ पर। -1। मतलब कि -2 आएगा ना पूरा। यस सर, -2। साइन की वैल्यू -1 आएगी ना, आगे ये 2 भी तो है, यस सर, -2। तो पूरा आंसर कितना हो गया बताओ? √2 अराउंड 0.414 होता है। √2 की वैल्यू पता ही होगी कितनी है, 1.4 के आसपास। ये -2 आ रहा है, सॉरी। नहीं सर, पूरा -1 आ रहा है। पूरा सर पूरा -1 -1 आ रहा है। दोनों ऐड करके x1 प्लस x2। नहीं सर, नहीं नहीं सर सर, पूरा वो जो टोटल पूरी x2 वैल्यू -1 आ रहा है। -1 2 से भी मल्टीप्लाई करके सर। अच्छा, ये -1 टोटल वैल्यू बन रही, यस सर, ऐसा Yes, ओके, sir. जी और ये सर। -√2, टोटल वैल्यू। तो दोनों को ऐड करके कितना हुआ ये आंसर जो इन्होंने दे रखा है? 2.414। तो यही तो आंसर भी यही दे रखा है ना शायद, आंसर भी तो यस सर। इतना ही करना था और कुछ नहीं करना है इसमें। सर ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि वो मेथड ना लगाएं? नहीं, जब तुमने टाइम की एक स्पेसिफिक, देखो वो पिछले के दोनों क्वेश्चन में पूछा क्या गया, जरा पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ो उसकी, क्या पूछा है? तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा फेज था डिफरेंस दिया हुआ है इसमें सर, और पूछा क्या है? इसमें इसमें फेज डिफरेंस ये पूछा क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सर। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है सर एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड पूछा ही नहीं है, ध्यान से पढ़ो तो आप, जी पूछा ही नहीं सर, है, डिस्प्लेसमेंट लिखा है सर। खत्म हो गई। तो दैट मीन जहां डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा वहां पर x1 x2 की वैल्यू निकाल के ऐड करेंगे, और जहां एम्पलीट्यूड पूछा जाएगा वहां फेजर मेथड लगा देंगे। एरोडोव का 10th क्वेश्चन जो है, अभी लैंग्वेज से यहां भी समझ में आ जाएगी क्या पूछा है। जिनके पास किताबें हैं वो पढ़ के देखें। एरोडोव के 10th क्वेश्चन में लैंग्वेज पढ़ लो आप, बस खुद ही समझ में आ जाएगा क्या पूछा उन्होंने। एम्पलीट्यूड ही पूछा है सर। कौन सा मेथड? फेजर। फेजर मेथड। फेजर मतलब कि वेक्टर। यस सर। यस। तो 3 cos ओमेगा t प्लस π/3, ये 10th का एक पार्ट करेंगे, एक पार्ट आपके लिए है। बट उसके पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ इनका फेज डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन में ये भी पूछते हैं कि इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है। 2π/3। एक अब यहाँ फंसेंगे लोग, देखिए π/2 प्लस वो भी हाँ, करेंगे ना सर। राइट। फेज डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा जाए, लिख लेना कहीं पर, चाहे तो आप जैसे भी लिखो। दो इक्वेशंस अगर आपको दी गई हैं और पूछा जाए फेज डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पूछा नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ वैसे। दो इक्वेशंस देने के बाद अगर पूछते हैं कि बताओ फेज डिफरेंस की क्या वैल्यू होगी, तो इसके पहले आपकी ड्यूटी ये बनती है कि या तो आप दोनों इक्वेशंस को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करें या दोनों को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करें। फेज डिफरेंस तभी कैलकुलेट किया जा सकता है when all the equations are either in the sine form और cosine form। एक cos के फॉर्म में और एक साइन के फॉर्म में है, नहीं चलेगा।
अब ये आपकी स्किल पे डिपेंड कर रहा है, आप चाहो तो इस कॉस वाले को साइन में कन्वर्ट कर लो ट्रिग्नोमेट्री से, या साइन वाले को कॉस में कन्वर्ट करो ट्रिग्नोमेट्री से, जिसको कन्वर्ट करना चाहते हो, मर्जी आपकी, दोनों से आंसर आ जाएगा। इरोडोव और एचसी वर्मा में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा ना, और वो यहीं पर वो गेम करके ऊपर वाली इक्वेशन को साइन के फॉर्म में क्या लिख सकता हूं मैं, x1 को क्या लिख सकता हूं अगर साइन के फॉर्म में लिखना चाहूं, तो पाई बाय 2 cos माइनस ओमेगा ओमेगा t टी प्लस प्लस पाई पाई बाय बाय 3 2 प्लस पाई बाय 2। पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2 लिख सकता हूं ना, ट्रिग्नोमेट्रिकली सही है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकली ये और एक ही चीजें हैं। या एक काम और कर सकता था मैं, ट्रिग्नोमेट्रिकली एक काम और भी कर सकता हूं मैं इसको ये भी लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 3। बिलीव करोगे ऐसा करो, बट दोनों चीजें ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से दोनों सही है। यस सर। तो फिर हम किसको सही मानेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्जन्स हमेशा दो मिलेंगे आपको, आप कन्वर्जन वही सही मानेंगे जिसमें ओमेगा टी का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ओमेगा टी वाले टर्म नहीं लेंगे। क्या फिर दो बातें ध्यान रखनी है, प्रोसीड करने से पहले दोनों इक्वेशंस को साइन के फॉर्म में या दोनों इक्वेशंस को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करें, सिमिलर फॉर्म होना चाहिए, उनके फॉर्म सिमिलर होने चाहिए। और अगर एक इक्वेशन में ओमेगा टी के आगे पॉजिटिव साइन है तो आप वही कन्वर्जन एक्सेप्ट करोगे जिसमें ओमेगा टी के आगे पॉजिटिव साइन मिलेगा आपको। अगर इसके ओमेगा टी के आगे माइनस साइन होता तो हम ये वाला फॉर्म चूज करते। मतलब सिमिलर फॉर्म और सिमिलर साइन बिफोर ओमेगा टी, बिफोर प्रोसीडिंग, सिमिलर फॉर्म सिमिलर साइन बिफोर ओमेगा इंटू टी। अब बताओ आंसर क्या आएगा, ये दोनों बातें अगर सच जस्टिफाई होगी तो। अब ये वाली चीज सही है तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 इसको कहेंगे कि ये फेज 1 है और इसमें साइन के आगे का ये पूरा टर्म फेज 2 है। अब आप बताएं फेज डिफरेंस कितना है इनके बीच में, फेज 1 और फेज 2 का डिफरेंस निकालो, मतलब इनको सब्ट्रैक्ट करके बताओ। 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव ही है। अगर डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, सब्ट्रैक्शन नहीं पूछ रहे हैं वो। कितना आंसर बताया था आपने अभी, डिफरेंस कितना कर रहे हो? 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 यही आंसर है। तो ये मैंने इसलिए बता दिया कि इसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पैकेज में है, पैकेज में इसके ऊपर इन क्वेश्चंस हैं फेज डिफरेंस निकालने के ऊपर। अब बात करते हैं जो इन्होंने पूछा है भाई साहब इरोडोव ने, इन्होंने ये कहा था कि x1 और x2 का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताओ कितना होगा। तो आर ए मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये हम वेक्टर का लॉ लगा देंगे, 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर मतलब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इनटू फेज डिफरेंस को 2a1 a2। लेकिन इसके आगे ना cos फाई था, अब वो फाई कितना रखना है, यही मेरा मेन प्रॉब्लम है। 2 पाई बाय 3 यहाँ पे जो फाई का मतलब फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस निकालने से पहले ये बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। कौन सा एंगल रखे बोलो फिर से एक बार। 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 3। आगे प्रोसीड कर लीजिएगा इसको। और ऐसे ही इरोडोव का बी पार्ट करना है जिसमें 3 एसएचएम्स है, मतलब कि 3 वेक्टर का रिजल्टेंट का कंसेप्ट। और उसमें भी अगर आप ध्यान दोगे ना, 2 की इक्वेशंस उन्होंने कॉस में दे रखी है, जिनके पास बुक है उनसे बात कर रहा हूं, और एक तो तीसरी वाली साइन में दी है, तीसरी साइन में दे रखी। तो बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को भाई।
राइट। और 11th पर वार्निंग है, इसको करिएगा, करना ये भी है, लेकिन मतलब इस उम्मीद में मत करना कि पहली बार में ही आंसर आ जाएगा, हो सकता ना है 11th क्वेश्चन। ट्वेल्थ क्वेश्चन जो ये कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो इन्होंने दिया है उसको पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हम उसका पूरा क्वेश्चन नहीं कराएंगे क्योंकि उसके अंदर जो चीज पूछी गई है वो मुझे आती नहीं है अभी, मतलब हम, मुझे क्या कहने का मतलब आप लोग को नहीं आती भी, बट इसका मेन पॉइंट ये है 12th क्वेश्चन के पीछे का जो लॉजिक है, कंसेप्ट कह लीजिए, इसमें बीट वगैरह लिखा है। वो छोड़ दो, वो यस छोड़ सर, दो, वो वो भी वेव बता में देंगे, वो आता है। अभी नहीं, वो वेव के चैप्टर में आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। एक्चुअली ये कंसेप्ट, बीट का कंसेप्ट है तो एसएचएम का ही, लेकिन हमारी इंडियन बुक ने उसको वेव में डाल रखा है, उन्हें उसको एसएचएम में ही चाहिए था, लेकिन यहाँ के ऑथर्स जो हैं अपने हिसाब से चलते हैं। मेन हमारा लॉजिक इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो ये कह रहा है कि यहाँ पर कुछ एक इक्वेशन दे रखी है, लाइक ए कॉस ऑफ, है ना, मतलब क्या ये है 2.1 t और 50 t, मतलब a cos 2.1 t एंड cos 50 t। मेरा पॉइंट मेरा ये है, क्या ये एसएचएम की इक्वेशन है? हम दूसरे डायरेक्शन से पूछना चाह रहे हैं आपको। नहीं सर। देखो, जब मैं बोलता हूँ कि इरटो लगाने से फायदा होता है ना, तो लोग कहते हैं कि कोई फायदा नहीं होता, उनको लगाने का तरीका ही नहीं पता है, तो फायदा होना ही नहीं कभी। आप इसका मेन क्वेश्चन छोड़ दो, क्या ये एसएचएम की इक्वेशन है? नहीं सर। नहीं। और मैं कह रहा हूं कि ये एसएचएम की ही इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम। और यही पूछा उसने। आप बीट की लाइन छोड़ दो तो उसके पहले क्या पूछा इन्होंने? फाइंड द, ओमेगा पूछ रहा है सर। किसका? सर कांस्टीट्यूएंट ऑसिलेशंस का क्या मतलब होता है कांस्टीट्यूएंट ऑसिलेशंस का? क्या मतलब है? मतलब दो ऑसिलेशंस जब सुपर इम्पोज हुई होंगी तब ये इक्वेशन जाके बनी होगी। सो यस, ये एसएचएम है, इट इज यस एसएचएम, बट सिंगल नहीं है, बट कॉम्बिनेशन है, एसएचएम्स का कॉम्बिनेशन है। और यही उस क्वेश्चन में पूछा है। आगे की लाइन छोड़ दो, आप बीट कितना होगा वो बाद में देख लेंगे कभी। तो वो यही पूछ रहे हैं कि जिन एसएचएम्स का जिन एसएचएम के कॉम्बिनेशन से ये पैदा हुआ, वो एसएचएम कौन से थे? जिनके मिलाने से ये बना है वो कहाँ गया? तो मैथ लाएगा उसको वापस भाई, मैथ लाएगा 2 cos c cos d करके कोई फॉर्मूला होता है क्या? Yes. पता नहीं सी डी है कि डी, जो भी पढ़ते हो। 2 cos c cos d या 2 cos a cos b, जैसे भी तुमने पढ़ा हो, कुछ होता तो है, याद नहीं आएगा। cos c plus d plus cos c minus d। cos, मेरे ख्याल से ये cos c minus d minus cos c plus d। Minus cos c plus माइनस होता है कि नहीं प्लस होता है? सर प्लस होता है सर, माइनस में तो साइन आ जाएगा। यस ये होता है, कुछ ऐसा होता है। हाँ, ये सही बोल रहे हैं, cos c minus d plus cos c plus d। नहीं सर, एक्चुअली पहले नहीं, दोनों सही है। यस सर, सॉरी सर सही है, यही है। सही है मैडम, सही। सर हम cos a cos b को लेके पढ़ते सर इसको सी एंड डी फॉर्मूला भी कह देते हैं लोग। कहीं ए बी लिखा होता है, कहीं सी डी लिखा होता है, वो तो कुछ अपने ऊपर है। हाँ तो लगाओ ना इसको यार, यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 ले आ लेना, कोई बात नहीं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। 2 लाने में कितना टाइम लगेगा मुझे? यहाँ a/2 कर लिया, यहाँ 2 कर लिया, ये बन गया आपका वही चीज। तो a/2 एक बन जाएगा cos 50 minus 2.1, 47.90। उसका हाफ नहीं, 47.9, सॉरी हाफ नहीं करना,
और एक बन जाएगा a/2 cos 52.1 52.1 t। ये दो SHM हो गए। दिस इज SHM1 एंड दिस इज अनदर SHM2। तो उन्होंने पूछा क्या है मुझे, एंगुलर सर फ्रीक्वेंसी दोनों ऑफ द, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का ओमेगा निकालना है। सर तो आ गया ना, ये तो ओमेगा होता है, 47.9 52.1 यही तो ओमेगा होता है ना। ये ओमेगा 1 हो गया और ये ओमेगा 2 हो गया। तो ये ध्यान रखना, ये अब ये जेई में पूछा जा चुका है, इज इट इक्वेशन ऑफ SHM और नॉट। आप ही की तरीके से कई लोगों ने कह दिया नहीं है, जेई ने कहा कोई बात नहीं, आपके लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, आप ना बोलो वो भी ना बोलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री खाली पीली थोड़ी पढ़ाई जाती है, खाली नंबर लाने के लिए थोड़ी पढ़ाई जा रही है। ये मैथ का सिलेबस बढ़ाने के लिए थोड़ी बता रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं हमें जरूरत है उसकी। और ये तो छोड़ो, एक और इक्वेशन दिखाऊं जिसमें मेजॉरिटी कहते हैं कि नहीं यार ये कैसे हो जाएगा। इक्वेशन आई x इक्वल टू a साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सर इज इट ये SHM? यस सर sin cos 2 theta वाला omega t फॉर्मूला sin लगा के omega ऐसे t बोला। यस Yes, सर sir. cos थीटा का सही तो फॉर्मूला लगा के अल्टीमेटली हाँ, अब बताओ एक इस पे ईयर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 96 या 2000 के बीच के आसपास का क्वेश्चन है। पहली बात CV में है। कौन सा, ये वाला? यस हाँ होगा होगा होगा, गारंटीड होगा। तो HCV इरडो से कम थोड़ी है, देख नहीं रहे हो तुम? इरडो के ही क्वेश्चन HCV में है, सिंपल फॉर्म में है। पर इसमें आगे वर्मा है तो आप लोग को लगता है आसान है, और उसमें आगे इरडो है तो लगता है टफ है, बस इतना टाइटल का फर्क। ये SHM है या नहीं है? है। तरीका क्या है चेक करने का, लॉजिक क्या है? cos सर 2 इसको ओमेगा कन्वर्ट वाला कर लेंगे फॉर्मूला। cos इसको 2 एक्सप्रेस थीटा कर वाले देंगे cos फॉर्मूले में। की मदद यस से। सर मतलब ये वाला फॉर्मूला लगा के cos 2 थीटा वाला, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन 2 स्क्वायर। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, तो क्या बन जाएगा इसके हिसाब से, ये a इंटू 1 minus cos 2 theta by 2। इस SHM का एम्पलीट्यूड कितना है? अगर ये, इसका मतलब ये SHM तो है, यस यस इट इज SHM। एम्पलीट्यूड क्या है इसका? a by 2। नहीं मतलब कि क्योंकि अगर हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करें तो ये a/2 माइनस a/2 cos 2 ओमेगा टी बन रहा। एम्पलीट्यूड क्या है इसमें? a by 2 राइट, या फिर a? नहीं सर a by 2 ही है। तो ये जो पहला वाला a/2 है, ये क्या बता रहा है आपको? ऐसा किसी मेन पोजीशन के अलावा कहीं और पे छोड़ा गया है। राइट, मतलब जब भी x के साथ कुछ कांस्टेंट चीज आई थी तो एक बार पहले एक्सप्लेन हो चुका है ये। यस सर, अगर हम इक्विलिब्रियम की जगह कहीं और से लें तो आपका ऑसिलेटिंग टर्म ये है, ये टर्म ऑसिलेट कर रहा है, मतलब पीरियोडिक टर्म ये है। एम्पलीट्यूड पीरियोडिक टर्म से देखा जाएगा, कांस्टेंट टर्म से नहीं देखा जाएगा कभी। कांस्टेंट टर्म से एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन वहां पर होगी जिसके अंदर टाइम का फंक्शन होगा। मैं इस बात को ना एक और एग्जांपल से, आज ये सारे पॉइंट्स कवर कर देते हैं। आपको x की इक्वेशन दी जाए a1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी एंड प्लस a3 cos ओमेगा टी, ये कर दिया आपको मैंने, और मैं पूछूं कि बताओ इसका एम्पलीट्यूड कितना है? अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। यस। तो जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट, इसको तो भूल जाओ। एम्पलीट्यूड पीरियोडिक टर्म के आएंगे,
और पीरियोडिक टर्म वही होंगे जिसमें साइन या कॉस का फंक्शन लगा हो। यस सर। तो ये फंक्शन पीरियोडिक है, ये फंक्शन पीरियोडिक है, और एम्पलीट्यूड का मतलब इन दोनों का मैक्सिमम कितना आएगा वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर ऑफ a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगा रहे हो आप, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू। ये तो सिंपल फंक्शंस हैं। x बराबर a sin स्क्वायर ओमेगा t मल्टीप्लाइड बाय cos ओमेगा t। इज इट SHM और नॉट? इज इट इक्वेशन ऑफ SHM? बोलो बच्चे लोग, ये है SHM की इक्वेशन? सर हो जाएगा। And is it a single SHM or combination of SHM? कॉम्बिनेशन कितनों का? 2 का कि 3 का कि 4 का? 2 का सर 2। वो आप डिसाइड करोगे। ये सब कंसेप्ट आपको देखना है कि इसको ट्रिग्नोमेट्रिकली हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। sin स्क्वायर ओमेगा t को एक बार तोड़ेंगे तो 2 sin ओमेगा t हो जाएगा, और सर उसको दूसरी बार sin ओमेगा t 2 sin ओमेगा t को कर देंगे। ये हो गया a/2 1 माइनस cos 2 ओमेगा t बन गया, और फिर cos ओमेगा t आ गया। यस सर। क्या इसका और कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है अभी? तो 3 का होगा ना कॉम्बिनेशन ये? सर हाँ sin जी, स्क्वायर ओमेगा t को तोड़ 3 का होगा। यस और सर, तीनों क्योंकि का फिर होगा। एक तो सर आ जाएगा टर्म a/2 cos ओमेगा t, ये अलग SHM, और एक आ जाएगा a/2 cos 2 ओमेगा t cos ओमेगा t, ये 2 का था ही। मतलब एक ये हो गया, और एक माइनस a/2 cos 2 ओमेगा t इंटू cos ओमेगा t। ये वही हो गया जो अभी आपने इरडो में किया है। यस। तो इरडो लगाने का मतलब सिर्फ क्वेश्चन आंसर से नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। आप उसको लगाने का मतलब आप उनके मैसेज को समझना पड़ता है कि वो क्या उस क्वेश्चन के थ्रू मुझे कई सारी बातें समझाना चाह रहे हैं। ये तो हो गया एक SHM, और ये कितने SHM का कॉम्बिनेशन अभी अभी किया था हम लोगों ने? 2.1t और 50t वाला एग्जांपल, ये इसमें भी 2 है। SHM टोटल हो गए। सो दिस इक्वेशन इज टोटल बेसिकली 3 होगा। 3 SHM। क्या तीनों सेम एम्पलीट्यूड के हैं? क्या Yes, तीनों sir. सेम फ्रीक्वेंसी के हैं? The same amplitude. इस कहानी का कोई अंत नहीं है। सर 1 सेकंड सर कर, ये कहानी का अंत नहीं है। दो सेम एम्पलीट्यूड के एक अलग का है, दो सेम के एक अलग का है। करके देखो, पहले इसको सिंपलीफाई तो करो आप इसी रिजल्ट से, इस वाले से 2 cos c cos t से सेकंड फैक्टर को आप और सिंपलीफाई करो, और फिर बताओ जो आपके एक्सप्रेशंस आएंगे सबके आगे सेम एम्पलीट्यूड आ रहा है। नहीं आएगा यार। तो 2 का सेम है और 1 का अलग है। दो जो सेम है वो 2 कितने का हैं? सेम है। कितने हैं? a/4 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 और a/4। हाँ, इनसे 2 SHM आएंगे a/4 के, और वो a/2 है। a/2 ओके, और सबकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। यस सर, सबकी अलग है। इसमें ओमेगा आएगा। ओमेगा एक 2 ओमेगा एक में 3 ओमेगा और एक में ओमेगा। हाँ, इन दोनों में एक का टर्म 3 ओमेगा का बन जाएगा और एक ओमेगा, मतलब दो सेम फ्रीक्वेंसी हो गई, एक अलग फ्रीक्वेंसी हो गई। पर दो सेम फ्रीक्वेंसी वाले उन्हें सिंपलीफाई क्यों नहीं करेंगे? अरे मेरा मन नहीं कर रहा, हम नहीं करेंगे भाई, ये तो क्वेश्चन आंसर हो रहा ना यार। मुझे इस इक्वेशन का कोई काम थोड़ी है, ये तो मैं आपकी नॉलेज चेक कर रहा हूँ। ये तो भाई इंडियन स्टूडेंट से पूछा जाता है, क्योंकि वो फिजिक्स को भी मैथमेटिकली देखते हो ना आप लोग, तो वो मैथमेटिकल इक्वेशन लेके पूछ रहे हैं। तो यहाँ जिसका कंसेप्ट वीक है वो उसको तो ये लगता है यार कि हमारे सर ने तो साइन ओमेगा टी पढ़ाया था, कॉस ओमेगा टी पढ़ाया था, ये स्क्वायर तो कभी बताया नहीं गया मुझे।
ये कैसे SHM हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ स्क्वायर तो छोड़ो, क्यूब होगा ना तब भी हो जाएगा। यस सर, sin 3a में कन्वर्ट। सर फिर sin 3a cos 3a यूज करेंगे। तो अब तुमको समझ आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूले क्यों बताए गए हैं? मैथ की एक एक चीज का फिजिक्स में यूज करेंगे। और हाँ जी, सर हम वो लास्ट में अगर सिंपलीफाई कर लेते तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ 2HM3 दिखेंगे। नहीं, कैसे तुम दो दिखेंगे? एक a/2 एम्पलीट्यूड है, एक cos अच्छा ओमेगा टी कॉमन अच्छा लेके 2 यस माइनस सर। अच्छा वो सॉरी, हाँ हो सकता है। अच्छा सॉरी मैं समझा नहीं। अच्छा, ये दोनों के ओमेगा सेम आ जाएंगे ना यहाँ पर? यस सर, cos ओमेगा टी ये तो कॉमन आ रहा है। ओमेगा टी आ जाएगा ओके, जगह। सॉरी वो ध्यान नहीं दिया मैंने। हाँ यार, हाँ ये बात आप सही कह रहे हो। तो इसका मतलब फिर ये दो ही SHM बचेंगे। यस सर। यस सर। राइट, आप सही बोल रहे हो। दो ही SHM बचेंगे क्योंकि cos ओमेगा टी यहाँ भी आना है, cos ओमेगा टी वो सिंप्लीफाई होकर एक टर्म बनेगा। तो a/4 cos ओमेगा टी। हाँ सही बात, ये दो SHMs का कॉम्बिनेशन हुआ, तीन का नहीं हुआ। सॉरी उसके लिए, वो फ्रीक्वेंसीज मैच कर गई हैं इनकी। यस सर। ठीक है बच्चों, ठीक है। मतलब स्पेशल केस बन गया, दो है, वैसे तीन बन सकते थे यहाँ पर। यस सर, वो बन गया। अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चन नंबर जो बोल रहा हूँ और देखोगे आप कौन कौन से क्वेश्चन नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। HCV ऑब्जेक्टिव 2, HCV ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन नंबर 11। ऑब्जेक्टिव 2 11th क्वेश्चन। इसके जस्ट नीचे 12th वाला भी डिस्कस किया हमने। 12 वाला सेम है जो भी आपने कराया। वो हो गया। एक तो ये क्वेश्चन देखो, इसके बाद और बता रहे हैं आपको कौन सा करना है। एक ही क्वेश्चन है क्या इसमें? अजीब है और नहीं इसमें। अच्छी बात है, छोड़ दो। इरिडो में क्वेश्चन नंबर 14 और इरिडो का ही एक और करना है मुझे 15। सर ये फिर पुरानी बुक में 4.14 इस तरह हो जाएगा। हाँ मतलब पुरानी बुक है तो 4.14 एंड 4.15। ओल्ड बुक में 4 है, नई वाली बुक्स में ऑसिलेशन एंड वेव 4th यूनिट है इरिडो का, उसके अंदर 14 15 है। और HCV में ये ऑब्जेक्टिव 2 के फॉर्म में है। मतलब HCV का डेयर देखो, हिम्मत देखो HCV की। इरिडो का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और इनकी बुक में ऑब्जेक्टिव। डेयर मानना चाहिए, मतलब एक गट्स होने चाहिए ऐसे। आइडिया क्या है इन सारे क्वेश्चंस के पीछे? पूछ क्या रहे हैं वो देखो। HCV वाले में क्या पूछ रहे हैं? उन्होंने एक R वेक्टर दे दिया जिसको I+2j cos ओमेगा टी। A cos ओमेगा टी इंटू आई कैप और प्लस मेरे ख्याल से 2A cos ओमेगा टी जी कैप, कुछ ऐसा बन रहा है। यस। ये HCV का है ना? तो क्या ये इनडायरेक्टली तुमको x और y कोऑर्डिनेट नहीं दे रहे? यस सर। क्या x कोऑर्डिनेट A cos ओमेगा टी नहीं हो गया और y कोऑर्डिनेट 2A cos ओमेगा टी? 2A cos ओमेगा टी। तो साफ साफ दे देते, घुमा फिरा के R वेक्टर लिखा इन्होंने। मतलब अल्टीमेटली तुमने मुझे x और y कोऑर्डिनेट दिया है और पूछा क्या है मुझसे, इसके बदले में हमसे क्या चाहते हो? मोशन x और y मुझे दे करके कैसा है वो बताना। मोशन बताना। मतलब ट्रेजेक्टरी बतानी है ना? यस सर। यस यस सर। और इरिडो ने क्या करा है? 4.14। इन्होंने थोड़ी शराफत से पूछ लिया। यस सर, सीधे ट्रैजेक्टरी बोल दिया उन्होंने। हाँ तो ज्यादा अच्छा है ना फिर तुम। इसमें घुमाना फिराना क्या है इतना? साफ साफ को क्या चाहिए? इरिडो ने साफ साफ कह दिया कि मुझे ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन बता दो भाई।
तो सर एलिप्स की बन जाएगी। हाँ, और एचसीवी इसको घुमा, इसको एचसीवी ने सीधा ना पूछ के उसके बदले में 4 ऑप्शन दे दिए। मैं ये बोलना चाहता कि दोनों बुक्स में आपको ऐसा नहीं है कि किसी का लेवल बहुत ज्यादा है, कम है, नहीं ऐसा नहीं है। हर कंसेप्ट इधर भी है, हर कंसेप्ट इसमें भी है। आप लोगों को नहीं समझ में आता, अभी हम लोग को इतना आइडिया है कि हम लोग मिला लेते हैं। रेसनिंग में जाओगे तब भी यही सब मिल रहा है। हाँ, अभी ट्रेजेक्टरी मतलब बेसिक पॉइंट ये है कि एक्स और वाई की इक्वेशन दी है और ट्रेजेक्टरी निकालनी है। क्या मैथमेटिक्स में पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ते हो? यस सर। यस क्या ये पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं है? एक्स भी टी के फॉर्म में और वाई भी टी के फॉर्म में। यस सर। पैरामीट्रिक फॉर्म से इक्वेशन कैसे बनती है? सर पैरामीटर को एलिमिनेट करके। तो पैरामीटर टी है, टाइम एलिमिनेट करो, कुछ भी करके मैथ लगाओ, अपना टाइम एलिमिनेट करो, इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ तो एलिमिनेशन सबसे आसान है, डिवाइड कर लो। यस सर। सो y अपॉन x बराबर 2। आगे मुझे नहीं बताना पड़ेगा क्या है ये मैथ्स के हिसाब से। सर tan थीटा। अबे tan थीटा नहीं, ये ऑप्शन पढ़ो ना ऑब्जेक्टिव में। उन्होंने बोला है कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक, स्ट्रेट लाइन है, ये मोशन स्ट्रेट लाइन पे होगा। ऑब्जेक्टिव 2 है, मोर देन वन करेक्ट भी है इसमें। यस सर, चारों वो ऑप्शन एसएचएम भी होगा सर। सिंपल हार्मोनिक और पीरियोडिक भी होगा। पीरियोडिक भी होगा सर। पीरियोडिक होगा ये? और यस सर, अगर एसएचएम होगा तो सर पीरियोडिक तो अल्टीमेटली होगा ही। नहीं तो अगर एसएचएम नहीं, एसएचएम है कि नहीं है? एसएचएम है। कौन सी लाइन पे? सर इसी लाइन पे i+2j ए लाइन, ये लाइन y = 2x। y = 2x लाइन पर ये एसएचएम है। यस सर। सर a√5 आएगा सर उसका एम्पलीट्यूड। सर मतलब सिंपलीफाई करेंगे, मतलब मीन पोजीशन से वो निकालेंगे पोजीशन उसका, तो सर a√5 आ जाएगा जो पैरामीटर दिए हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो मतलब ये एसएचएम वैसे कैसे एक बार बता दीजिए फिर से। क्या चीज बताएं? ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये नहीं बताऊंगा मैं भाई। नहीं तो स्ट्रेट लाइन आ गया एसएचएम वाला। एसएचएम ऐसे बता दे रहे हैं आपको, वो बता देंगे भाई, लेकिन वो भी एक्चुअल में ये सब हमारा काम है नहीं। मैं फिर बोलूं कि तुम्हें मेरा काम ना होने का मतलब कि आपको मैथमेटिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। आज मैं सिर्फ वो बता रहा हूं तुम्हें कि मैथ्स क्यों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हमें ये पता है कि cos ओमेगा टी की जो रेंज है वो -1 से +1 है, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता ये। तो x की लिमिट -a से +a, y की लिमिट +a से -a, इतना ही तो कर सकते हो कि और भी कुछ कर लोगे? तो y की लिमिट +2a से -2a होगी। +2a कर लो, सही नाराज क्यों हो रहे? +2a से -2a कर लो। लेकिन जब x मैक्सिमम होगा तो y भी तो मैक्सिमम होगा। यस सर। ये अलग अलग टाइम पर मैक्सिमम होंगे। नहीं सर, सेम टाइम ऑपरेशन सेम है सर। तो फिर इसका मतलब जब x की वैल्यू +a तो y की वैल्यू 2a, यानी कि पार्टिकल का लोकेशन ये है। जब x -a होगा तो y -2a होगा, यानी कि पार्टिकल यहाँ पर होगा। तो पार्टिकल इस लाइन पे चल रहा है, ये पाथ है पार्टिकल का, और इसी की मैथमेटिकल इक्वेशन है y = 2x। बाकी मुझे ये नहीं बताना पड़ा चाहिए कि ये 2 जो होता है वो बेसिकली tan थीटा, इसका स्लोप वगैरह निकाल सकते हो। यस सर। और ओरिजिन से मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पे जा सकते हैं? a√5। a√5। तो वही उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। अब इसके ऑप्शन बताओ क्या है? सर ACD। ACD सर। The motion of particle is on a straight line, C is periodic, D is simple harmonic, और एक एक्स्ट्रा पार्ट एम्पलीट्यूड a√5 है। इसमें इरडो वाले में ट्रेजेक्टरी क्या है? क्या तरीका होगा साइन और कॉस को एलिमिनेट करने का? सर साइन ओमेगा टी को x बाई लिख देंगे, cos ओमेगा टी को y बाई b स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो एलिप्स आ जाएगा ट्रेजेक्टरी। मतलब यहाँ पर ये चीज कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी =1। यस सर। साइन ओमेगा टी को आप लिख सकते हो x² बाई a², कॉस को y² अपॉन b² y² बाई b²।
अब आप बताओ ये कौन सी इक्वेशन है? एलिप्स की इक्वेशन एलिप्स की है, जनरल इक्वेशन। जनरल तो नहीं है, खैर स्पेशल एलिप्स है, बट एलिप्स है। जनरल एलिप्स अलग होता है। यस सर, उसकी और कॉम्प्लेक्स होती है हाँ, इक्वेशन। वो नहीं है, ये बहुत सुंदर वाला एलिप्स है, एक बदसूरत वाला भी आता है। तो ये कुछ ऐसे ओवल शेप का बन जाएगा इस टाइप से। ये a इधर माइनस a, इधर b और इधर माइनस b। इसमें एक बात और पूछी है उन्होंने, इस एलिप्स मतलब कि एक पार्टिकल एलिप्स पे चल रहा है, अब आपको बताना ये है कि वो पार्टिकल एलिप्स पर क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ये अगर आप क्वेश्चन पढ़ पाओ तो पहली लाइन में पूछा है, फर्स्ट लाइन में ये बात पूछी गई है, और इसका भी बी पार्ट खुद करना। टाइम जीरो के कोऑर्डिनेट बताओ, टाइम जीरो के कोऑर्डिनेट। 0, b। 0, b। इस पूरे एलिप्स में वो पॉइंट कहां पर है? y एक्सिस पे। तो यहाँ पर ये लोकेशन है t = 0 की है। t = 0 पर पार्टिकल यहाँ दिखेगा, और जैसे ही टाइम बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू 0 के बाद पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? पॉजिटिव पॉजिटिव यानी यहाँ से स्टार्ट करके x पॉजिटिव होना है, इस पॉइंट से चलना है, दो ही डायरेक्शन है, या तो इधर जाओ या तो इधर जाओ, और पॉजिटिव x की तरफ जाना है, राइट साइड क्लॉकवाइज जाएगा। क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसका मतलब पार्टिकल का मोशन क्लॉकवाइज चल रहा है। ये पार्टिकल एक क्लॉकवाइज इलिप्टिकल पाथ पर है। इनिशियल कोऑर्डिनेट देखिए, और कुछ समय के बाद उसके कोऑर्डिनेट्स के क्या साइन बनेंगे, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जाने वाला है वो, इससे मालूम चल जाता है कि वो क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज चलना है। सही एसएचएम करेगा। एसएचएम क्लोज पाथ पे नहीं हो सकता, ये इलिप्टिकल, ये ऑर्बिटल मोशन हो गया, ऑर्बिटल, ये एसएचएम नहीं है। एनी क्लोज पाथ कैन नॉट बी एसएचएम, ये पीरियोडिक है। यस सर, वो तो है, बट एसएचएम नहीं है, बिकॉज एसएचएम के लिए दो फिक्स पॉइंट्स चाहिए जिनके बीच टू एंड फ्रो मोशन हो रहा हो। क्या इसमें कोई दो पॉइंट फिक्स कर पाओगे जिनके बीच में ही टू एंड फ्रो रिपीटेड? नहीं, तो एसएचएम नहीं बोलेंगे, पीरियोडिक बोलेंगे। ये तो वैसे ही हो गया, प्लेनेट की तरह हो गया, प्लेनेट भी तो इलिप्टिकल पाथ पे चल रहे हैं। बोलो भाई। यस सर। जल्दी खत्म करेंगे इसको यार। एक 15th बता दो बस, लास्ट है, उसका भी एक पार्ट देख लो, उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। 15th सर कौन सा 15th? इरडोव का, इसी के जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन है, इरडोव का इसके जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन देखोगे, 4.15 x ये दे रखा है, और y की वैल्यू a sin 2ωt, और b पार्ट भी है, मतलब सिंपल सा लॉजिक है। फंडामेंटल सबका एक ही है। थ्रू मैथमेटिक्स आपको टाइम को एलिमिनेट करना है, इनमें भी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। y कैन बी रिटन एज थीटा cos थीटा। हाँ, मतलब a 2 sin ωt cos ωt, then a sin ωt whole x हो गया, and this cos ωt will be square root of 1 minus sin square omega t. It becomes 2x square root of 1 minus, and sin ωt फर्स्ट इक्वेशन से x by x by so अब आपका y और x का रिलेशन आ जाएगा। मतलब टाइम एलिमिनेट करना है, ये आपका मिशन है। मिशन सक्सेसफुल होगा कि अनसक्सेसफुल होगा वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैंने बता दिया कि मिशन मेरा ये था कि किसी तरीके से टाइम हटाए वहां से। अब उसमें ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला लगना है वो सिचुएशन के हिसाब से होता है, और इसके बाद भी दर्द कम नहीं होगा। ये इतना आसानी से दर्द जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो इक्वेशन बन रही है ना, ये बन रही है 2/a into x रूट ऑफ
अब इसकी शायद बहुत ही कम लोगों को नॉलेज होगी कि ये कौन सी इक्वेशन है, मतलब ये मैथ्स में कौन सा कर्व होता है। इसकी नॉलेज अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर मतलब ये स्ट्रेट लाइन है कि एलिप्स है कि पैराबोला है, या हो सकता है इसके बारे में कभी जाने ही ना हो, ये भी हो सकता है, कभी सुना ही ना हो इसके बारे में। लेकिन इसको प्लॉट किया जा सकता है, भले इसके बारे में सुना ना हो, लेकिन अगर जेई एडवांस की तरफ बात करो सर ये इसका जो कर्व आता है ये कोई कार के टॉप के शेप जैसा होता है क्या? हाँ जी, तो वही मैं कह रहा हूँ कि ग्राफ प्लॉट किए जा सकते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि मुझे कर्व के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो। ये सर ये कर्व करके देखा हुआ है सर बस। हाँ, ये सब करना पड़ता है भाई जी, सब कुछ करना पड़ता है। सर एक बार आप complete बना के करके- दिखा देंगे इसका कर्व? नहीं हाँ, मैं ऐसे बनाऊं कि कभी आप लोग खुद किया नहीं बनाओगे? है। हैं? सर होमवर्क दे दीजिए बना। आप करो, अपने आप करो, ट्राई तो करो, है ना। अरे आज तो बहुत सारी एप्स हैं जहाँ पर ग्राफ मेकर्स है ना, बहुत सारी ऐप आ गई है। यस सर गूगल पे ग्राफ बनाने वाला मिल जाता है। तो ये टाइप कैसे करो उसमें, ये इमेज वाला कुछ शो करती इमेज क्लिक कर दें और तो शायद ऐसा कोई ऐप हो